हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट क्लासेस। मेरा नाम देवयानी अग्रवाल है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम का टाइप्स ऑफ मेमोरी वाला टॉपिक। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कंप्यूटर मेमोरी और यूनिट्स ऑफ मेमोरी पे एक वीडियो रिलीज कर दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास इस टॉपिक में क्या क्या है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में कि हमारे पास कितने टाइप की मेमोरीज होती है। तो कंप्यूटर के पास तीन टाइप की मेमोरीज होती है। एक होती है प्राइमरी, सेकेंड होती है कैशी एंड थर्ड वन है सेकेंडरी मेमोरी। तीन टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, कैशी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में भी अगेन हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो ये दो टाइप की मेमोरी होती है प्राइमरी के अंदर। देन हमारे पास है कैशे मेमोरी एंड देन होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी अलग अलग टाइप की मेमोरीज आती है, लाइक हार्ड डिस्क हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, डीवीडीज हो गई। तो इन सब के बारे में हमको देखना है डिटेल स्टडी कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। देखो, सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। सबसे मेन बोल सकते हैं, सबसे मेन जो है वो कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक, जब भी कोई प्रोग्राम और डेटा आता है तो सबसे पहले वो कहाँ लोड होता है, प्राइमरी मेमोरी के। कंप्यूटर के पास कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेटा आया तो सबसे पहले उसको लोड किया जाता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्रोसेस करने से पहले। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये ऐसी मेमोरी होती है जिससे सीपीयू डायरेक्टली क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है किसी भी रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी सबसे मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अगर कोई भी प्रोग्राम आया या कोई भी डेटा आया तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाके ही क्या होता है, लोड होता है उसको प्रोसेस करने से पहले। अब मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक और होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म हो गया रैम, एक्रोनिम में रैम बोलते हैं। और अगर रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं तो इसका एक्रोनिम होता है रोम। ठीक, अब चलो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी देखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम। ठीक है, तो रैम के बारे में बात करते हैं। तो रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अगर कोई भी डेटा रैम के पास जाके अगर स्टोर होता है, सपोज लाइट चालू है, अभी हमारे पास लाइट है और कंप्यूटर में रैम में डेटा को स्टोर किया है हमने, तो जब तक लाइट रहेगी वो डेटा उस रैम के अंदर स्टोर रहेगा। वोलेटाइल होना मतलब जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रहा है तब तक वहां पे डेटा रैम के अंदर स्टोर रहेगा। जैसे पावर कट हुआ, रैम में जो भी डेटा है वहां से डिलीट हो जाएगा, रैम में लोड नहीं रहेगा, तो वो कहलाता है वोलेटाइल रहना। ठीक, देखो वोलेटाइल की डेफिनेशन समझो। As long as the power is supplied to the computer, it retains the data in it. But as soon as the power supply is turned off, all the content of RAMs are wiped out. मतलब जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रहा है तब तक डेटा रैम में रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो जाएगा, वहां से डेटा भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब रैम हमारा जो स्टोरेज होता है वो वहां पे डेटा टेम्परली स्टोर होता है। ठीक है, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर डेटा टेम्परली स्टोर होता है। जब तक कंप्यूटर काम करेगा डेटा वहां पर स्टोर रहेगा, अदरवाइज वहां से पूरा हट जाएगा। ठीक है, जब भी कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले वो रैम में ही डेटा क्या करता है, लोड करता है प्रोसेस कराने के लिए। ठीक, whenever the computer is started the required program and data loaded in the RAM for processing। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी कोई भी कंप्यूटर, मतलब जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम हमको स्टार्ट करना है, तो सारे पहले जितने भी प्रोग्राम और डेटा है उनको हम रैम में जाके स्टोर करते हैं। देन वो वहां से क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम जाके कहाँ हमारा स्टोर हो रहा है, रैम के अंदर ही होता है। ठीक, और रैम को एक और नाम से जाना जाता है, उसे अपन बोलते हैं मेन मेमोरी। रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और ये फास्टर होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक, तो ये हमारी कुछ रैम की कुछ ऐसा दिखता है रैम। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो वोलेटाइल होता है। उसके बाद जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करने कोई भी प्रोग्राम और डेटा की नीड होती है, सबसे पहले वो कहाँ जाके स्टोर होता है, रैम के अंदर। ठीक, थर्ड हमने देखा इसमें कि इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट हमने इसमें क्या देखा कि ये सेकेंडरी मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस से फास्ट होती है। एंड डेटा इसके अंदर जो भी स्टोर होता है वो टेम्पररी वे में स्टोर होता है, मतलब वो टेम्पररी मेमोरी कहलाती है एक तरह से, कि जैसे ही उसके पास पावर रहेगा, जब तक पावर रहेगा कंप्यूटर के पास तब तक डेटा रैम में रहेगा, अदरवाइज वहां से डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। तो रोम हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब क्या होगा नॉन वोलेटाइल, मतलब क्या, यहाँ पे जब भी यहाँ पे डेटा जो रहेगा वो लाइट आने या जाने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। जब जब डेटा यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, मतलब क्या कि इसका कंटेंट जो है वो पावर के जाने पर लॉस नहीं होगा। डेटा यहाँ पे परमानेंट रहेगा, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्हें सबसे पहले हम रोम में ही जाके स्टोर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बूट प्रोसेस है और जैसे हम कंप्यूटर चालू करते हैं, सबसे पहला प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है उसे हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस अगर डिलीट हो गई तो कंप्यूटर स्टार्ट होने से रहा, तो जो बूट प्रोसेस होती है उसे हम रोम में स्टोर करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर उसको जाके रोम में स्टोर करेगा, क्योंकि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा उसको सबसे पहले बूट प्रोग्राम को सर्च करता है। तो वो ही बूटिंग प्रोग्राम को हम रोम में स्टोर करते हैं, मतलब वो एक तरह से परमानेंट हो जाए, उसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी परमानेंट डेटा होता है उसे कंप्यूटर जाके स्टोर कहाँ करता है, रोम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है पे बूट प्रोसेस का। याद रखना जब भी कंप्यूटर चालू होता है सबसे पहले बूट प्रोग्राम काम करता है। और बूट प्रोग्राम क्या है, परमानेंट होना चाहिए कंप्यूटर के पास, इसलिए वो उसको कहाँ जाके स्टोर कर रहा है, रोम के अंदर। ठीक, और ये रैम से स्लो होता है। ठीक है, तो रोम में हमने देखा कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब पावर टर्न ऑफ हुआ तो डेटा यहाँ से डिलीट नहीं होगा, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे वो कहाँ स्टोर करता है, रोम में। फॉर एग्जाम्पल बूट प्रोसेस या बूट प्रोग्राम। ठीक, और ये रैम से स्लो होती है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैशे मेमोरी। ठीक है, तो कैशे मेमोरी की बात करते हैं। देखो होता क्या है, कैशे मेमोरी की नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो होता क्या, कंप्यूटर में हम जब भी हम कंप्यूटर का एक्सेस करते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम बार बार कोई चीज को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंट की बात करूँ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूँ, तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं। ठीक, अब वही चीज बार बार प्राइमरी मेमोरी में जाके ढूंढना, वो चीज बार बार प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करना, तो कंप्यूटर ये प्रोसेसर के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसे को अवॉइड करने के लिए, बार बार प्राइमरी मेमोरी तक जाने के लिए, उस रूट को कम करने के लिए लेकर आए थे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी होती क्या है कि ये सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है। ठीक, विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन मेन मेमोरी। तो एक ऐसी मेमोरी को लेकर आए जो मेन मेमोरी से फास्ट हो। ठीक, तो वो हमारी कौन सी हुई, कैशे मेमोरी। ठीक, और क्या होता है कि सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन दी प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि ये फास्ट है। तो फास्ट है तो इस कारण से जितना टाइम प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करने में लगता है, उससे जल्दी वो कौन सी मेमोरी एक्सेस कर रहा है प्रोसेसर हमारा, कैशे मेमोरी को। तो कैशे मेमोरी क्या बोल सकते हैं, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक ऐसी मेमोरी है कैशे मेमोरी जो सीपीयू ज्यादा जल्दी एक्सेस कर सकता है, जिसका एक्सेस टाइम बहुत क्या है, प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा है। ठीक, तो लाए क्यों, कि हम सीपीयू के ऑपरेशन को स्पीड अप कर सके, इसलिए कैशे मेमोरी को लेकर आए। ठीक, और कैशे मेमोरी को सिर्फ सीपीयू ही एक्सेस कर सकता है और कोई भी कैशे मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। अब अगर सिर्फ सीपीयू ही एक्सेस कर सकता है तो हो सकता है ना कि एक ही चीज पर एक ही का अधिकार हो गया, तो वो कितनी जल्दी उसे डेटा उसको मिल जाएगा। तो वो चीज हो गई अपनी सीपीयू और कैशे मेमोरी के साथ, कि नहीं वो कैशे मेमोरी को सिर्फ सीपीयू का ही अधिकार है उस पर, तो सिर्फ सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। तो वहां से भी क्या हो गया कि जो भीड़ आने वाली थी कैशे मेमोरी पे, वो भीड़ भी क्या हो गई, कम हो गई। सिर्फ सीपीयू का अधिकार है, सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद इट होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। अब जैसे मैंने बताया कि अगर अपन को कोई भी डेटा बार बार फ्रिक्वेंटली चाहिए तो उसको प्राइमरी मेमोरी में ढूंढते हुए नहीं, उसकी एक कॉपी कैशे मेमोरी में क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि सीपीयू उसको सबसे पहले कैशे में ढूंढता है। अगर कैशे में वो कॉपी मिल जाती है तो उसको प्राइमरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और प्राइमरी में नहीं जाएगा तो उसको वैसे भी क्या होगा, एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज को मिनिमाइज करने के लिए कैशे मेमोरी को लेकर आए थे कि भैया उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, कम टाइम में जल्दी फटाफट काम हो जाए, तो इसलिए कैशे मेमोरी लेकर आए। ठीक, अब देखो क्या है कि इसको सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में प्लेस करते हैं। ये रहा सीपीयू, ये रहा मेन मेमोरी, इसके बीच में हमारी कौन सी मेमोरी प्लेस है, कैशे मेमोरी। ठीक, ये क्या करता है, जो भी डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है प्राइमरी मेमोरी के लोकेशन पर, उसकी कॉपीज को, उस डेटा की कॉपीज को कहाँ स्टोर करके रखता है, खुद के पास स्टोर करके रखता है। ठीक, इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम द फ्रिक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। दस उससे क्या हो रहा है, हमारा एवरेज टाइम जो है डेटा को एक्सेस करने का प्राइमरी मेमोरी से, वो कम हो रहा है। एक्सेस टाइम को कम करने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक्सेस टाइम कम हो, उसके लिए लेकर आए थे कैशे मेमोरी। तो करता क्या है, प्राइमरी मेमोरी में जो चीज हम बार बार ढूंढ रहे हैं उसकी एक कॉपी खुद के पास बना के रख लेता है। तो सीपीयू करेगा क्या, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाने की जगह वो पहले कैशे मेमोरी में वो चीज ढूंढता है। अगर उसके पास वो चीज को मिल जाती है तो प्राइमरी मेमोरी तक जाएगा ही नहीं।
तो वहीं से वो कॉपी उठा के क्या कर देगा, यूजर्स को शो कर देगा। ठीक है, तो व्हेन सीपीयू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी इट फर्स्ट एग्जामिन द कैशे। तो जब भी उसको कोई भी मेमोरी एक्सेस करनी है तो सबसे पहले वो कौन सी मेमोरी एक्सेस करता है, कैशे मेमोरी की। जो चीज मुझे चाहिए वो कैशे के पास है या नहीं, कैशे के पास मिल जाती है तो प्राइमरी तक नहीं जाता है। तो इन द केस द रिक्वायरमेंट इज मेट इट इज रीड फ्रॉम द कैशे, अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस। अगर कैशे के पास मिल गई तो कैशे से ले लेगा, अदरवाइज उसको प्राइमरी तक तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो ये था कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट। लेकर क्यों आए थे कि एक्सेस टाइम कम करना है, सीपीयू के पास, सीपीयू का प्रोसेसर जो है इसको स्पीड अप करना है, स्पीड बढ़ानी है प्रोसेसर की, तो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी, जो लास्ट टाइप की हमारे पास मेमोरी है कंप्यूटर की। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। देखो, ये ऐसे टाइप की मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि बिल्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या तो ऑलरेडी हम क्रिएट कर देंगे या फिर उसमें कंप्यूटर में हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक, इसलिए इनके दो नाम और होते हैं, या तो उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन बार पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के अंदर या तो खुद बिल्ड करेंगे या फिर उसे एक्सटर्नली या बाहर से कहीं से कनेक्ट करेंगे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। दो नाम और है, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। ये दो टाइप के नाम और दिए हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक, अगेन देखो, सेकेंडरी मेमोरी जो रहती नॉन वोलेटाइल रहती है, मतलब इसमें डेटा जाएगा तो परमानेंटली स्टोर होगा, डिलीट नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी के पास जितना भी स्टोरेज है उससे ज्यादा स्टोरेज कहाँ होता है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक, बट ये क्या होती है, स्लो होती है और चीप होती है देन दी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है थोड़ी और चीप भी होती है। इसके बाद सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, एंड जो भी कंटेंट सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, अगर उसको हमें एक्सेस करना है, सीपीयू को उसको एक्सेस करना है, सबसे पहले वो वाला डेटा वो कहाँ लेकर आएगा, मेन मेमोरी में, देन उसको वो एक्सेस कर सकता है। डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस सीपीयू नहीं करता है। डेटा जो भी एक्सेस करना है उसको उठा के पहले मेन मेमोरी में लेके जाते हैं, देन वहां से उसको एक्सेस करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं, हम हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में नेक्स्ट क्या है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज क्या क्या है, या फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन से हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क से। ठीक, हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है जो डेटा को स्टोर करने के काम आती है। एंड इट इज परमानेंटली स्टोर्स डेटा एंड इज लोकेटेड विद इन द ड्राइव यूनिट। और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, डेटा मतलब जो भी डेटा इसके पास आएगा उसको परमानेंटली स्टोर करके रखती है, और मेनली कहाँ रहती है, ड्राइव यूनिट के अंदर रहती है। इस कारण से हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राइव यूनिट में मिलती है मेनली आपको। सेकेंड बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव की, एसएसडी के बारे में। तो इसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम कहा जाता है, जो कि डेटा को होल्ड और एक्सेस करने के काम आती है। अगेन सेम थिंग। हाँ, इसमें डिफरेंट क्या है, किसको लेके क्यों आए थे कि ये वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करती है। मतलब इसमें से डेटा जो ट्रांसफर होता है बहुत फास्ट स्पीड में ट्रांसफर होता है, एज कम्पेयर टू जो पुरानी हमारी एच डिस्क थी, हार्ड ड्राइव डिस्क जो थी, एच डी डिस्क के कंपेरिजन में एस एस डी जो है वो डेटा को फास्ट ट्रांसफर करती है। ठीक है, इसलिए इसको लेकर आते हैं क्योंकि इसकी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है हमारे पास पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में बात करें तो अगेन ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। एक और नाम क्या है इसका, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव, तीन नाम है इसके। फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव। ठीक, ये डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट की हेल्प से, एंड इट इज कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। मेनली अगर आपको एक कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना है, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कंप्यूटर को ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करना है कंप्यूटर के, तो आप किसका यूज करोगे, पेन ड्राइव का यूज करते हो, क्योंकि ये छोटी कॉम्पैक्ट होती है और मेनली डेटा ट्रांसफर के काम में आती है। और इसके तीन नाम हमें देखें, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एस एस डी। ठीक, एस एस डी के बारे में बात करते हैं, सॉरी एस डी, एसडी कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो एसडी कार्ड स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड, और ये अगेन पोर्टेबल होता है, जो मेनली मोबाइल डिवाइसेस सच स्मार्टफोन और डिजिटल कैमराज में हम यूज करते हैं। पोर्टेबल होता है और मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता है, मेनली डिजिटल कैमरास और स्मार्टफोन्स में।
or you can remove it from your device and see the things stored in it using a computer with a card reader. और कार्ड रीडर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस डिवाइस को आप इस कार्ड को आपने अपने डिवाइस में से निकाला, कार्ड रीडर में इसको पुट किया एंड उस कार्ड रीडर की हेल्प से आप इसको कंप्यूटर में लगा के डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो, कंप्यूटर में डेटा स्टोर भी कर सकते हो, कंप्यूटर डेटा इसके अंदर डाल भी सकते हो। ठीक, तो सारे काम हम एसडी कार्ड में, सिक्योर डिजिटल कार्ड में कर सकते हो। फिर है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव को बात करते हैं तो अगेन ये क्या होती है, पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो राउंड मीडियम डिस्क के शेप में आता है, मतलब राउंड शेप में डिस्क होती है। और इसका जो कॉन्सेप्ट था सीडी का वो सबसे पहले डेवलप हुआ था, को डेवलप बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1982। फिलिप्स एंड सोनी ने मिलकर इसको 1982 में इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। ऐसे सेम है हमारे पास डीवीडी, जिसका जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीवीडी, किसका शॉर्ट फॉर्म है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक, फुल फॉर्म की बात करें डीवीडी के तो वो क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। और ये एक ऑप्टिकल मीडिया है जो ऑप्टिकल डेटा को स्टोर करने के काम आता है। मेनली बात करें तो सीडी के जैसा साइज का ही होता है, बट इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू सीडी ज्यादा होती है। तो मेनली इसको देखा जाए तो डीवीडीज को बड़ी बड़ी मूवीज, जो लॉन्ग मूवीज होती है, लॉन्ग जिनकी बहुत ज्यादा डेटा होता है, उन चीजों को स्टोर करने के लिए डीवीडी का यूज करते हैं। मेनली मूवीज वगैरह डीवीडीज में ही मिलती है। पुराने टाइम में, चलो आजकल तो नहीं है, बट पुराने टाइम में जो था मेनली डीवीडीज एंड सीडीज का यूज होता था मूवीज को देखने के लिए। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो एज कम्पेयर टू सीडी, डीवीडी में क्या रहता है, ज्यादा स्पेस रहती है कि स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अभी हमने देखा कि हमारे पास किन टाइप की मेमोरी थी, 3 मेमोरी हमने देख ली, प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अगेन उसके हमने 2 टाइप देख लिए, रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या स्टोरेज डिवाइसेस पॉसिबल है सेकेंडरी मेमोरी बनाने के लिए, वो हमने सारे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी से जो याद रखना, जैसे डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल, तो इनके क्या मीनिंग है वो हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म। मतलब क्या, डेटा कैप्चर करना, डेटा को गैदर करना अलग अलग सोर्सेज से, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। अब डेटा को कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके, जैसे मैं कीबोर्ड का यूज करके भी डेटा कैप्चर कर सकती हूँ, बारकोड रीडर की हेल्प से भी डेटा कैप्चर किया जाता है। आजकल जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, स्कैन, तो बारकोड रीडर से हम क्या करते हैं, हम उसको स्कैन करते हैं, तो वहां से भी हम डेटा क्या कर रहे हैं, एक तरह से कैप्चर ही कर रहे हैं। ठीक, रिमोट सेंसर की हेल्प से अर्थ के ऊपर या सैटेलाइट्स के ऊपर क्या किया जाता है, डेटा कैप्चर किया जाता है। ठीक, तो ये डेटा कैप्चर करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है। ठीक है, एक्सेट्रा कमेंट पोर्ट्स ओवर मल्टीपल सोशल मीडिया आर आल्सो कैप्चर्ड एज डेटा। मतलब जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कमेंट्स करते हैं या जो जो चीजें अलग हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो सारे भी क्या डेटा कैप्चर करने के एक तरीके ही हो गए हैं। ठीक है, तो ये डेटा कैप्चरिंग कहलाती है कि आप कैसे किसी भी डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को गैदर कर सकते हो, उसे हम डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। उसके अलग अलग वेज होते हैं। फिर जो डेटा कैप्चर करा उसको क्या कराना, स्टोर कराना। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा स्टोरेज। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। मतलब क्या, अब हमने डेटा को कैप्चर तो कर लिया, अब उन डेटा पे हमें कुछ काम करना है, कुछ प्रोसेस करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो वो कहलाता है डेटा स्टोरेज। नाउअडेज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड एट वेरी हाई रेट एंड देयरफॉर डेटा स्टोरेज हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क। अभी यहाँ हो क्या रहा है कि बहुत सारा डेटा सोशल मीडिया में देखो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं सोशल मीडिया के, तो हर जगह से डेटा को कैप्चर करना, देन स्टोर कराना, देन उस डेटा को प्रोसेस करना, तो एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज हो गया है, क्योंकि डेटा बहुत हाई रेट से बढ़ता जा रहा है, और हाई रेट से अगर डेटा बढ़ेगा तो उन्हें स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी भी लगेगी, प्रोसेस करने के लिए भी हमें प्रोसेसर्स की या प्रोसेसिंग को फास्ट करने की जरूरत है। तो वो क्या है हमारे आजकल का चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजिंग टास्क हो गया अभी के टाइम पर, क्योंकि डेटा बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। कहीं भी आप देखो डिजिटली डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस कारण से। ठीक, अब डेटा रिट्राइवल, इट इन्वॉल्व्स अ फैचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर एज द यूजर रिक्वायरमेंट। हमने डेटा लिया है, हमने डेटा को स्टोर कर लिया, अब यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस डेटा को प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करने के लिए डेटा को रिट्राइव करना भी जरूरी है, मतलब डेटा को वहां से लाना भी जरूरी है। तो वो कहलाता है डेटा रिट्राइवल, कि आप डेटा स्टोरेज वाले एरिया में जाकर डेटा को वहां से कैसे उठा के ला सकते हो। ठीक, तो as database grows, the challenges involved in search and retrieval of data in acceptable time also increase। यहाँ थोड़ी स्पेस नहीं है, देखना यहाँ पे एक्सेप्टेबल और टाइम के बीच में स्पेस है, याद रखना ये 2 वर्ड है, एक्सेप्टेबल एंड टाइम। तो डेटा रिट्राइवल हो क्या रहा है कि अब डेटा जो स्टोरेज डिवाइसेस में का है उनको वहां से फैच करना,
काय के लिए कि यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक, तो स्टोरेज में से डेटा को लाना कहलाता है डेटा रिट्राइवल। जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ते जा रहा है, डेटाबेस क्या है वो हम देखेंगे आप लोगों को ही आगे के चैप्टर्स में। डेटाबेस मतलब अभी समझ लीजिए कि डेटाबेस एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। तो डेटाबेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे डेटा बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ चैलेंजेस क्या आते जा रहे हैं कि हमें उस डेटा पे पहले जाके सर्च करना है डेटाबेस में जाके कि भैया हमें डेटा चाहिए कौन सा एक्चुअली में। तो पहले डेटा को सर्च करना, देन वहां से उसको रिट्राइव करना उस गिवन टाइम में, उस एक्सेप्टेबल टाइम में, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्राइव। मतलब डेटा कैप्चर करना मतलब डेटा को गैदर करना, डेटा को फिर जो हमने डेटा गैदर किया उसको कहीं जाके स्टोर करना। अब डेटा स्टोर करवा दिया तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसको वहां से लेकर आना, दैट इज डेटा रिट्राइवल। तो ये तीनों चीजें हमारे पास, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। आगे देखते हैं। ऐसे सेम होता है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। ठीक, देखो डेटा डिलीशन क्या है, सबसे बिगेस्ट थ्रेट जो है अभी हमारे कंप्यूटर में या डिजिटल डेटा को, वो क्या है, उसका डिलीशन होना। कुछ भी हो सकता है डेटा डिलीशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस है, अगर फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो गया, क्रैश डाउन हो गया, तो डेटा ऑटोमेटिकली हो सकता है वहां से जो भी डेटा स्टोर हो वहां से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक, एक तो ये पॉसिबल थ्रेट हो गया कि डेटा डिलीशन पॉसिबल है। डेटा अगर है तो डिलीट भी तो हो सकता है। उसके बाद यूजर्स खुद ही गलती से क्या करते थे, कोई भी डेटा अगर रहता है तो एक्सीडेंटली उनके हिसाब से स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है डिवाइसेस में अंदर से। या फिर कोई हैकर्स आ जाते हैं या मालवेयर कुछ ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जिसकी वजह से डेटा क्या होता है, इंटेंशनली भी क्या होता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो ये तीन तरीके हो गए, या तो कंप्यूटर खुद ब्रेक डाउन हो गया, या ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या क्रैश डाउन हो गया, तो डेटा डिलीट हो जाएगा। सेकंड ये कि यूजर की खुद की गलती की वजह से डेटा डिलीट हो गया, सेकंड रीजन ये हो गया। और थर्ड रीजन क्या हो गया कि उस पर अटैक करवाया गया या फिर इंटेंशनली उस डेटा को डिलीट करवाया गया विद द हेल्प ऑफ हैकर्स या मालवेयर प्रोग्राम्स। तो उसकी वजह से भी डेटा क्या होता है, हमारा डिलीट हो सकता है। तो ये कहलाता है डेटा डिलीशन। अब डेटा डिलीट तो हो गया, अब उनको रिकवर कराने की भी चीज होना चाहिए, तो वो कहलाता है डेटा रिकवरी। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब भी डेटा डिलीट होता है तो होता क्या है कि जिस जगह पे वो स्टोर है डेटा, ठीक वहां पे क्या करे, सिंपली उस एड्रेस में से, जिस एड्रेस पे वो स्टोर होता है, उस एड्रेस पे से उस डेटा को हटा देते हैं और वहां की जो स्पेस है वो फ्री हो जाती है। मतलब वो हमें क्या दिखेगी, एम्प्टी स्पेस दिखेगी, बट एक्चुअल डेटा वहां से डिलीट नहीं किया जाता है। बस वो जो स्पेस है वहां से वो फ्री दिखेगी, मतलब कहीं ना कहीं और जगह जाके वो स्पेस ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, जैसे मैंने कोई डेटा डिलीट करा, किसी मेरे कोई पर्टिकुलर फोल्डर बना हुआ है, मैं से वहां से एक डॉक फाइल, मैंने डॉक्यूमेंट फाइल डिलीट करी, तो वो डॉक फाइल उस जगह से डिलीट हो जाती है, लेकिन मैं अगर जाके देखूंगी मेरे रिसाइकल बिन में तो मुझे उसकी वहां पे एक कॉपी मिलती है। मतलब हुआ क्या, उसका एक तरह से एड्रेस चेंज हो गया, जब तक कि उसको अपन परमानेंटली या कंप्लीटली फुल टाइम के लिए डिलीट ना करें। ठीक है, परमानेंटली डिलीट कर देते मतलब रिसाइकल बिन में से भी गायब हो गया तो कंप्यूटर उसको भूल जाएगा। लेकिन मैंने अगर उसको उसके जहाँ लोकेशन पे स्टोर है अभी, वहां से अगर डिलीट करा है तो वो उस जगह से उसकी स्पेस या स्पेस को खाली कर देता है, मतलब स्पेस को फ्री कर देगा और कहीं और जाके स्टोर हो जाता है, दैट इज रिसाइकल बिन। तो हमारा डेटा कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है फर्स्ट स्टेप पे, जब हम उसको खुद डिलीट करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। ठीक, तो एक्चुअल में करता क्या है कि डेटा सिंपली डिलीट तो हुआ है, मतलब उसमें की जो एड्रेस एंट्री है वहां से फ्री हो गई है, मतलब जिस एड्रेस पे था वहां से वो फ्री हो गया है। और वो जो स्पेस है वो हमें क्या दिखती है, एम्प्टी दिखती है, विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा, मतलब बिना एक्चुअल उसको डिलीट कर। ठीक, तो ये डेटा डिलीशन में एक्चुअली में काम होता है। ठीक, तो deleting digital stored data means changing the details of data at bit level which can be time consuming। अगर आप डिजिटल स्टोर डेटा को डिलीट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो वहां पे, उसकी जो डेटा की डिटेल्स है उसे बिट लेवल पे, मतलब छोटे छोटे लेवल पे चेंज कर रहे हो। अगर आप बिट्स को चेंज करने जाओगे तो वो कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो सिंपली हम उसको क्या करते हैं, उसके एड्रेस लोकेशन को हटाते हैं, उस एड्रेस लोकेशन से उसको हटा देते हैं, मतलब उसने अपनी एड्रेस लोकेशन छोड़ दी तो वहां पे स्पेस खाली हो गई, स्पेस खाली हो गई तो हमने मतलब एक्चुअली में डेटा डिलीट ना करते हुए उसकी वहां से स्पेस खाली करवा के उसको कहीं और स्टोर करवा दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि डेटा रिकवरी में क्या है हमारे पास। तो रिकवरी ऑफ डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवररिटन बाय सम अदर डेटा। ठीक है, अब इसमें देखो बात क्या हो रही है कि जब डेटा की रिकवरी पॉसिबल कब है, अगर हमने उस मेमोरी या कंटेंट जो डिलीटेड डेटा की मार्क की है उसे कोई और आके स्पेस ना ले ले, मतलब और कोई डेटा आके वहां पे बैठ ना जाए। जब तक दूसरा डेटा वहां आके नहीं बैठेगा तब तक वो डेटा हमारे पास रहेगा। जैसे उस जगह पर दूसरा डेटा आके बैठा, वो डेटा वहां से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं। ठीक, तो डेटा रिकवरी मतलब क्या है, डिलीटेड डेटा को, लॉस डेटा को या करप्टेड डेटा को रिकवर करना।
लेकर आना वापस, उसे क्या कहते हैं हम, डेटा रिकवरी कहते हैं। कहाँ से? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से। ठीक, तो ये हमारे मेन दो कंसर्न्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर कि डेटा डिलीट हो गया है तो डिलीट क्यों हुआ, और डिलीट हुआ है तो उसको रिकवर कैसे करना। ठीक, तो इन कंसर्न्स को, ये जो कंसर्न्स है इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस डाल सकते हैं, लिमिटिंग कुछ एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूजर अकाउंट है तो मैं उसमें पासवर्ड डाल दो, या फाइल्स में पासवर्ड डाल दो, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स उनमें पासवर्ड क्रिएट कर दो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक, और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है कंप्यूटर को, उसको इंक्रिप्ट फाइल्स में रखिए, जिससे कि क्या है, कोई भी उसको, कोई भी अगर कोई हैकर्स भी आता है, मालवेयर प्रोग्राम भी उसके अंदर आता है, तो उसको चेंज ना कर सके, वो इंक्रिप्ट फॉर्म में रहेगा, तो कोई भी उसको अनवांटेड मॉडिफिकेशन उसमें पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये दो तरीके से हम डेटा डिलीशन और रिकवरी को स्टॉप कर सकते हैं, या तो पासवर्ड क्रिएट करके फाइल्स पे या अकाउंट पे, या फिर फाइल्स को इंक्रिप्ट करके। इंक्रिप्ट मतलब एक हिडन वे में उसको स्टोर करके। ठीक, तो या डिफरेंट वे में स्टोर करके, तो वो कहलाता है फाइल्स को इंक्रिप्ट करना, मतलब उसको ऐसे फॉर्म में बना लेना जो कि दूसरा वाला समझ ही नहीं पाए, कोड लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो उसको कोड में कन्वर्ट करके या कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फाइल्स को इंक्रिप्ट करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, आपके सेव कर सकते हो डिलीट होने से और अनवांटेड एक्सेस से। तो ये कहलाता है डेटा डिलीशन एंड डेटा रिकवरी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? अगर कुछ भी दिक्कत हो डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल में, डिलीशन या रिकवरी में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। कि कोई भी पूरी अभी तक की पूरी वीडियो में या जो भी हमने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उनमें कुछ भी दिक्कत हो रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, या फिर ये हमने जो 5 मेन कंसेप्ट पढ़े, कैप्चरिंग, स्टोरेज, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, डिलीशन, रिकवरी, तो इन पांचों में भी अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। कमेंट सारे जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ओके, तो अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो बचा है हमारे पास, चैप्टर फर्स्ट का, वो है सॉफ्टवेयर, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी बना के। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जो भी क्वेरीज है बताइए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है समझने में तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो प्लीज आप पूछिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको, आपके लिए अच्छा हो, आने वाली वीडियोस आप देख सकें। ओके, थैंक यू।